ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी सुनहरी यादें बांट रहे हैं अभिनेता, लेखक और निर्देशक पंकज धीर। इनसे बात कर रही हैं संगीता श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं सिने जगत यानी रुपहले पर्दे के जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक पंकज धीर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं पंकज जी आपका विविध भारती के स्टूडियो में। भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से सबको प्रणाम करता हूँ। पंकज जी, देखिए, यादें जो होती हैं वो कभी भी जहन से नहीं जाती, और यादें जो होती हैं वो पलट पलट कर अपनी जगह आती हैं। और उनमें से कुछ यादें तो ऐसी होती हैं जो हर वक्त अपने साथ साथ ही रहती हैं। माता पिता की यादें ऐसी ही होती हैं। तो अपने पिताजी के बारे में बताइए, माता जी के बारे में बताइए। मेरे फादर का नाम C.L. धीर जी 1941 में अफ्रीका से आए थे और राजकमल कला मंदिर में एज ए स्टूडेंट इन्होंने वी शांताराम जी को ज्वाइन किया और अल्टीमेटली डॉक्टर कोटनेस की अमर कहानी में ये एसोसिएट डायरेक्टर बन गए थे। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में उतरे 1942 में। इन्होंने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कश्मीर पे, जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अचला सचदेव जी को, जो बाद में एक बहुत नामचीन कैरेक्टर एक्ट्रेस बनी, जोरा जबी। हाँ, जोरा जबी वाली। तो इनको जब ये 17-18 साल की थी अचला सचदेव जी, इनको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बनाई अपनी माँ के नाम से। इनकी माँ का नाम केसर था, तो केसर फिल्म से इन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की। उसमें इन्होंने सबसे पहले फिल्म बनाई रैन बसेरा, जिसमें जसवंत हीरो थे। जसवंत यानी कि योगिता बाली के फादर, और हीरोइन थी दमयंती साहनी, जो बलराज साहनी की फर्स्ट वाइफ थी जी। राज खोसला ने भी छोटा सा रोल किया था उसमें। उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई जिंदगी, फिर उन्होंने फिल्म बनाई बहू बेटी, फिर उन्होंने फिल्म बनाई आखिरी रात। इसमें गीता बाली थी इनके साथ, विजय लक्ष्मी, गीता बाली, ये सब थी, और ये फिल्में चली थी सब जी जी। इसके बाद जब बनाने लगे रानो, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया, एक चादर मैली सी पे जो बेस थी, तो वो फिल्म बन नहीं पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई, उसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया। उसके बाद फिर मेरे फादर ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लग गए फॉर द हाउस ऑफ टाटास। उनकी जितनी इन हाउस फिल्म्स थी सब हम बनाते थे जी। तो हमने कुछ कम से कम 12-15 उनके लिए फिल्में बनाई, जिसमें से 3 या 4 मैंने खुद डायरेक्ट की थी। और फिर उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई आलिंगन, जिसका एक बहुत खूबसूरत गाना है जो जानिसार अख्तर ने लिखा था, प्यास थी फिर भी तकाजा न किया। बहुत खूबसूरत गाना है, जयदेव जी का म्यूजिक था। प्यास थी फिर भी तकाजा न किया, फिर भी तकाजा न किया। प्यास थी फिर भी तकाजा न किया। जाने क्या सोच के ऐसा न किया, सोच के ऐसा न किया। बढ़ के हाथों पे उठा लेना था, तुझको सीने से लगा लेना था। तेरे होठों से, तेरे होठों से, तेरे गालों से
मुझको हर रंग चुरा लेना था, जाने क्या सोच के ऐसा न किया, सोच के ऐसा न किया। आलिंगन के बाद उन्होंने फिर एक गुजराती फिल्म बनाई जिसका नाम था मारी हेलू तारो राज। रविंद्र महाजनी और अरुणा ईरानी थी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ये मेरे फादर थे। मेरी मदर का नाम पुष्पा धीर। बहुत अच्छा गाती थी। उनकी बड़ी रस्टिक आवाज थी, बड़ी रेशमा टाइप की आवाज थी। और बलराज साहनी और बेगम अख्तर जब भी घर आते हैं तो हमेशा मेरी माँ से कहती हैं गाना सुनाओ। हाँ। शबाना आजमी आज तक याद रखती हैं कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छा गाना गाती थी और पंजाबी गाने मुझे सुनाती थी। हाँ। बहुत अच्छे दिन थे वो। अच्छा किया आपने ये सवाल किया, बहुत सारी बातें याद आ गई उनको लेकर के। और फिर माँ बाप होते हैं। जी है ना। हाँ, आपके डैडी का जो काम था वो बतौर निर्देशक था, बतौर निर्माता भी था, तो उनसे आप किस तरह सीखा करते थे? देखिए वो ही वॉज नॉट ए फ्लैम्बॉयंट मैन। फ्लैम्बॉयंस मतलब कि बहुत ज्यादा शो ही नहीं थे, बहुत अपने रिजर्व रहते थे। और मुझे अभी भी याद है 14 या 15 दिन में इन्होंने जब फूल खिले लिखी थी फिल्म, राजेंद्र सिंह बेदी के साथ मिलके। राजेंद्र सिंह बेदी के साथ मिलके ये दोनों ने मिलके कुछ 14-15 फिल्में लिखी, जिनके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा। मुझे कुछ नाम याद है, कुछ नहीं याद है। कि जब फूल खिले याद है। ये शशि कपूर और नंदा जी उनकी फिल्म थी। सुपर हिट मूवी। ये 14 दिन में लिखी थी, एक बैठ के रात स्क्रीन प्ले, जिसके डायलॉग बेदी साहब ने लिखे थे। और मुझे आज भी याद है राजेंद्र सिंह बेदी और मेरे फादर की जो टीम थी, पैसे जब आते थे तो गड्डी पकड़ के तोड़ के ऐसा गिनते नहीं थे। कभी 4 नोट इधर ज्यादा, कभी 6 नोट इधर ज्यादा, ऐसे ही ये बांटते थे पैसे आपस में। जी, मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ है कि फिल्म मधुमती के डायलॉग्स भी लिखे थे। हाँ, राजेंद्र सिंह बेदी, he was the number 1 डायलॉग राइटर ऑफ इंडिया। 2 ही थे उस जमाने में, एक थे अर्जुन देव रश्क और एक थे राजेंद्र सिंह बेदी। इनके डायलॉग्स बहुत कमाल के हुआ करते थे। राही मासूम रजा तो बहुत बाद में आए, ये पहले ये थे। और अख्तरुल ईमान थे, वजाहत मिर्जा थे, ये बहुत टॉप के डायलॉग राइटर थे। तो ये इनकी पार्टनरशिप भी हुआ करती थी फिल्में लिखने की। जी, डायरेक्शन वहीं से आपने हाँ, देख के मतलब मेरे घर में जो माहौल था वो, मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत ही एक क्रिएटिव माहौल था। अब आप ये सोचिए कि मेरा घर जो कॉटेज थी, हमारी सिर्फ 7 फैमिलीज थी। आपने देखा माउंट मेरी चर्च है एक बांद्रा में, वहां से लेके महबूब स्टूडियो तक हम सिर्फ 7 फैमिलीज थी वहां पे। कुछ और नहीं रहता था, सिर्फ हम 7 घर थे हमारे, और उसमें हमारा एक कॉटेज था। जहां तक मुझे याद है कभी भी लॉक नहीं था, होता था उसके दरवाजे खुले ही रहते थे रात भर। कोई भी आता था, कोई भी जाता था। कौन आया रात को, कौन खा के कहां से चला गया, हमको सुबह पता चलता था। अरे यही याद। रात को बेगम अख्तर आ जाती थी 1 बजे रात को और लाइट ऑन कर देती थी। कहती मेरी माँ का नाम लेकर के, पुष्पा तुम हारमोनियम निकालो, मुझे गाना गाना है। अलारा खा को फोन करो, बलराज को फोन करो, उसको कहो रोटियां ले आए, किसी को कहो दाल बना के ले आए। और रात को उधर हम पता चले जी महफिल सेट हो गई। अब वो महफिल चली सुबह 8 बजे तक। उसी में मैं उठा, नहाया, तैयार हुआ, स्कूल भी गया। बेगम अख्तर को सुनते सुनते स्कूल गया। अब आप सोचिए कि ऐसे माहौल में जब बच्चा बड़ा होता है, हाउ इज योर अप्रोच? इतना खूबसूरत अप्रोच, इट्स अनबिलीवेबल। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ब्लेस्ड मेरा बचपन था। डैडी क्या बनाना चाहते थे आप? डैडी तो बहुत कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन अनटाइमली डेथ हो गई उनकी। एकदम से हार्ट अटैक हुआ, चले गए, क्या कहें। हाँ, मम्मी डैडी में आपकी जो शरारतें होती थी उसको छुपाता कौन था? मेरे को शरारत करने का ना मौका नहीं मिला बहुत। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया, तो रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो थोड़ा सीरियस हो गया लाइफ में। कोई एक ऐसा वाकया आपको याद आता है जब आप बहुत छोटे से थे, और कोई एक ऐसी बात याद आती है जो आपको याद रह गई हो जब आप काम करने घर से बाहर निकले? पहला दिन जब मैं बतौर असिस्टेंट गया परवाने के सेट पे, ये दादर का स्टूडियो था, तो वहां जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो मेरे जो सीनियर असिस्टेंट था उसने मेरे हाथ में झाड़ू दिया और उसने कहा कि वो कारपेट है उसको साफ करो, उसको रोल करो और उसको रस्सी बांध के बाहर टेम्पो खड़ा उसमें जाके डाल के आओ। मेरी समझ में नहीं आया मैं करूं क्या। मैं रोने लग गया। मैंने कहा सर मैं यहाँ तो डायरेक्शन सीखने आया हूँ। कहते तुमसे जो कहा है वो करो, ज्यादा बड़बड़ मत करो, समझे। तो रोते रोते मैंने 4 और लड़के थे जो स्पॉट बॉय थे और एक असिस्टेंट और था, हम 4 लड़कों ने मिलके झाड़ू लगाया, उसको रोल किया, उसको रस्सी बांधी, अपने कंधे पे रख के हमने वो चढ़ाया टेम्पो में। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। वो मेरी फिल्म इंडस्ट्री का पहला दिन था। वहां से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और
मुझे लगा मैं बहुत गलत जगह आ गया हूँ, ये कहाँ आ गया, मैं फंस गया हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन मे बी मेरी जो डेस्टिनी थी वो यहीं से शुरू होने वाली थी और यहाँ से शुरू हुई। जी, क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? उस वक्त मैं 14 साल का छोटा था। पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहती थी? पढ़ाई कर रहा था, मैंने मॉर्निंग कॉलेज ज्वाइन किया था। पहले मैं MMK कॉलेज बैंड्रा में जो है वहाँ पे मॉर्निंग कॉलेज करता था, क्योंकि खार में ही नरेंद्र बेदी जी का ऑफिस था, तो मेरे लिए वो बहुत नजदीक पड़ता था। लेकिन पढ़ नहीं पाया, कंप्लीट नहीं कर पाया। फर्स्ट ईयर में ही मुझे छोड़ना पड़ा सब कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर शूटिंग, इधर जाओ उधर जाओ, हर चीज नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। बट मेरे पास आज बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है जिसमें बहुत फैंटास्टिक किताबें हैं। अच्छा। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मेरे पास हर टॉपिक के ऊपर बुक है और आई कैन कॉल माई सेल्फ एजुकेटेड मैन। तो सब्जेक्ट क्या आपको अच्छा लगता है? मुझे सब्जेक्ट, आप मेरे साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप मेरे साथ 10 घंटे बात कर सकती हैं। आप किसी भी देश को लेकर के मेरे साथ बात कर सकती हैं, आप लोगों को लेकर बात कर सकती हैं, कलर्स को लेकर बात कर सकती हैं, आप इमोशंस को लेकर बात कर सकती हैं। ये सारी चीजों के बारे में मैं अच्छा खासा पढ़ा हूँ। जी, ये सारी बातें जानकर देखिए हमारे श्रोताओं को भी बड़ा मजा आ रहा होगा। पंकज जी, अगर हम ये पूछें कि पंकज धीर अगर फिल्मों में ना होते तो क्या होते? मैं एयरफोर्स में होता। मुझे याद है 8वीं में जब मैं था तो मैंने NDA का एग्जाम दिया 9th में, और मैं फ्लाइंग कलर्स से पास हो गया था और मेरा सूटकेस तक तैयार हो गया था जाने के लिए NDA में। तो उस वक्त प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें मेरे फादर के फ्रेंड पायलट थे, उनकी डेथ हो गई। तो मेरे फादर ने कहा तुम नहीं जाओगे। मैं बहुत रोया कि आप क्या कर रहे हैं, इट्स माय करियर, नहीं, यू विल नॉट गो। क्या उनके मन में आया, उन्होंने रोक दिया, मैं गया नहीं। अगर नहीं होता तो शायद एयरफोर्स में होता। हाँ, ये क्वालिफाई करना भी अपने आप में आई वुड हैव बीन एयर मार्शल ऑफ इंडिया। या जी, घर में जो आपका समय है वो किस तरह से बीतता है? पंकज जी को क्या अच्छा लगता है खाली समय? अभी मेरी एक ग्रैंड डॉटर है, हाँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसका नाम मैंने प्यार से रखा है देविका, और वो मेरे घर की देवी है वो। तो शी इज द लाइट ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत खुश रहता हूँ उसके साथ। जब शूटिंग करता हूँ ठीक है, जब शूटिंग नहीं करता हूँ तो उसी के साथ खेलता हूँ, एंड उससे ज्यादा खुशी मुझे कहीं और महसूस नहीं होती। जी, और कुछ आपके नए प्रोजेक्ट्स अगर आने वाले हों तो हमारे श्रोताओं को बताइए। प्रोजेक्ट्स तो हैं, कुछ फिल्में हैं। अभी मैं कर रहा हूँ वेलकम 3, उसकी शूटिंग चल रही है। फिर एक बहुत बड़ी सीरीज आ रही है जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन है बहुत बड़ी। तो वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। फिल्में हैं 2-3 चल। जी, आपके बेटे भी बेटा तो बहुत बिजी है, ही इज डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स। अभी उसने रावण का रोल किया था रामायण में, व्हिच वाज लव्ड बाय ऑल। निकेतन को हम लोगों ने उसमें भी देखा था, शायद मुझे याद पड़ता है, जोधा अकबर में। हाँ, उसकी पहली पिक्चर थी जोधा अकबर। जी 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 जी। तो जब आप साथ होते हैं परिवार के या खाली समय में, तो किस तरह से खाली समय आपका बीतता है? क्या कहा जाए, नॉर्मल, हर चीज बहुत नॉर्मल है। हम पॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं, हम हालात भी डिस्कस करते हैं, हम फिल्में भी डिस्कस करते हैं, ट्रैवल के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ट्रैवल करने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी जगहों पे जाके लोगों के बीच रह के उनसे बात करना, तो वो भी होता है। और अब तक भी आप इतना ज्यादा बिजी हैं, घर को जब शूटिंग होती है तो आई एम वर्किंग, इफ आई एम नॉट देन आई एम एट होम। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। मैं टेनिस भी देखता हूँ, क्रिकेट भी देखता हूँ, बॉक्सिंग भी देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। और टेनिस की तो पूरी हिस्ट्री मुझे 50 साल की पता है, क्रिकेट की मुझे 100 साल की हिस्ट्री पता है, कौन से मैच में किसने कितना बनाया था सब पता है। तो ये सारे इंटरेस्ट हैं। और जी, पंकज जी, जब फिल्मों में शूटिंग करते हैं और घर और फिल्मों को किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, एक असूल है मेरा कि अपने घर को कभी स्टूडियो ना ले जाओ और स्टूडियो को घर ना लेकर आओ, तब बहुत बैलेंस सही रहता है। क्योंकि अगर आपने ये बाइफर्केशन कर दिया, डोंट ब्रिंग योर वर्क होम एंड डोंट टेक योर होम टू योर वर्क, तब एवरीथिंग इज फाइन। तो इट इज अ वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड, वरना बहुत खिचड़ी पक जाती है, वो नहीं चाहिए। जी जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खाने में आपको क्या पसंद है? मैं बहुत देसी आदमी हूँ, मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है और देसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे वो रेस्टोरेंट वाले बड़े डिस्क्राइबेबल खाना नहीं अच्छा लगता है। मुझे पराठे अच्छे लगते हैं, मुझे मक्खन अच्छा लगता है, मुझे दही अच्छा लगता है, मुझे छाछ अच्छी लगती है, मुझे ये सारी चीजें अच्छी लगती है जो देसी होती है। हाँ। आपको मैं एक किस्सा सुनाऊं, सुनेंगे आप? हाँ बिल्कुल। एक हम शूटिंग कर रहे थे महाभारत की,
तो 1.5 महीने की शूटिंग थी जयपुर में। तो बम्बई से गए हुए थे सब कुक्स जो वहाँ हमारे लिए खाना बनाते थे। तो जो मेरा रथ था उसके साथ में जो सोल्जर खड़े होते थे, तो जब लंच ब्रेक होता था तो मैं देखता था कि एक औरत दूर से अपने सर पे कुछ बांध करके इस आदमी के लिए लेकर आती है और ये झाड़ के नीचे बैठ के खाता है। तो मैं रोज देखता था कि वो औरत आती है, इसके लिए क्या लाता है। तो मैं इंक्विजिटिव हुआ, मैं रथ से उतरा, मैं गया तो देखा कि उसकी प्लेट थी छोटी सी, उसमें बाजरे की रोटी थी, लहसुन की चटनी थी, मुक्का मार के प्याज था और एक जैसे गवार की फली होती उसकी सब्जी थी और छाछ। तो मैंने कहा मुझे खिलाओगे? तो उसने एक रोटी में ऐसे चटनी लगा के ऐसे दी। मैंने कहा इतनी टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने उस लेडी से कहा, मैंने कहा आप इसकी कौन है? कहने लगे मैं इसकी पत्नी हूँ। मैंने कहा कल से आप मेरे लिए खाना लाएंगी जैसे आप अपने पति के लिए लाती हैं, मेरे लिए लाएंगी? तो उसने हाथ जोड़ दिए, लाऊंगी। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, ये एक दिन की बात नहीं है, मैं 30 दिन की बात कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे पैसे ले लेना। कहती नहीं बाबू पैसे क्या लेने आपसे। मैंने कहा नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। उस जमाने में 500 रुपए मैंने उसको कहे दे दूंगा तुमको। बड़ी खुश हो गई वो। अगले दिन वो खाना लेकर आई। मैं झाड़ के नीचे बैठ गया, उसी झाड़ के नीचे जहां वो उसका आदमी बैठा था। हम लोग खा रहे थे। दूर से रवि चोपड़ा साहब और जितने बाकी कलाकार जो कंपनी का खाना खा रहे थे, उन्होंने देखा कि पंकज धीर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? किसी ने कहा वो दूर बैठा है, देखो झाड़ के नीचे खा रहा है। वो 4 लोग वहां से आए देखने मुझको। तुम क्या खा रहे हो? मैंने कहा साहब मैं ये गांव का खाना खा रहा हूँ, पक गया था आपका खाना खा खा के। तो उसने कहा हमको आधी रोटी दो। रवि चोपड़ा ने आधी रोटी खाई। कहता है यार मेरे लिए भी कल से तुम लेकर आओ। पता चले उस औरत को 30 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अच्छा, खाना लाने का 30 दिन के लिए। जी जी। और वो इतनी खुश हो गई, उसने कहा और 4 औरतों को मिला लो साथ में। इतनी रोटियां बनानी है। लेकिन मैंने कहा रोज एक ही चीज मत लाना, नहीं तो हम फिर बोर हो जाएंगे, अलग अलग चीज लाना, अलग अलग। लेकिन मैं कहता हूँ इतना टेस्टी खाना मैंने खाया ही नहीं। सो दैट इज हाउ आई लाइक माई फूड, सिंपल। और वो सिंपल खाने की वजह से ही मेरे बाल भी अभी तक वैसे ही हैं। हाँ, मैं वैसे ही हूँ ना। नहीं, मैं बताने वाली थी, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, देखिए 50 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। हाँ, 1970 में आया था इंडस्ट्री में। ये है 20,024, कितने साल? 54 साल हो गए जी। 54 years इन द इंडस्ट्री। जी नहीं, ये मैंने पहले ही कहा है कि पंकज जी, हमारे श्रोता समझ लें, मेरी आंखों से वो देख लें पंकज जी को कि वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। नहीं, कहाँ वैसे कहाँ है? नहीं, बिल्कुल वैसे ही हैं। और ऐसे ही बने रहें आप, ये हमारी बहुत दुआ है। आप लोग का प्यार है जी। यहाँ एक बात आपसे पूछते हैं कि आपको ये चीजें जो ये बना के लाती थी खाने में बड़ा मजा आता था, सभी लोग बड़े प्रेम से खाते थे, लेकिन जो हमारे महारथी कर्ण हैं, हमारे दानवीर कर्ण हैं, वो कभी कुकिंग का शौक रखते हैं? नो, मेरे को खाने का बहुत शौक है और जानने का बहुत शौक है ये बना कैसे। हाँ, लेकिन बना नहीं पाऊंगा। अच्छा। हाँ, जैसे क्या कहते हैं कि गाना कभी कभी सुनने का शौक होता है और आप पहचान भी कर लेते हैं कि गाना अच्छा है कि नहीं। हाँ। लेकिन खुद गा नहीं पाते। हाँ। है ना, ये भी एक बहुत बड़ा दुख है मुझको कि मैं गा नहीं पाता, काश गा पाता। जी, तो गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। द ग्रेटेस्ट वॉइस ऑन द प्लैनेट, लता जी के बारे में क्या कहें। ये तो जादू है, जादू। इनका एक गाना है, ये दिल दीवाना है, दीवाना है ये दिल, दिल दीवाना। ये जरूर सुनिएगा, बहुत अलग गाना सुना रहा हूं मैं आपको। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना।
दिलकश बहारों में, छुपके चनारों में, यूं ही सदा हम तुम बैठे रहे गुमसुम। वो बेवफा जो कहे हमको जाना है, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। बेचैन रहता है, बेचैन रहता है, चुपके से कहता है, मुझको धड़कने दो, शोला भड़कने दो। कांटों में कलियों में, साजन की गलियों में, फेरा लगाने दो, छोड़ो भी जाने दो। खो तो न जाऊंगा मैं, लौट आऊंगा। देखा सुना समझे अच्छा बहाना है, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। वैसे तो आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे एक फिल्म आपकी जो बहुत अच्छी लगी थी, सनम बेवफा। सनम बेवफा भी आई, उसके बाद बादशाह भी आई, उसके बाद फिर जमीन आई, और बहुत फिल्में, बहुत फिल्में जी, और सोल्जर आई। तो इन फिल्मों में मतलब जो आपका किरदार है, ज्यादातर हमने देखा कि पुलिस इंस्पेक्टर का या फिर जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कैरेक्टर थे वो थे, और आपके साथ प्राण साहब भी थे, डैनी साहब थे। इनकी कुछ याद हमें? अरे बाप रे बाप, प्राण साहब तो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग। बहुत ही कमाल के इंसान थे, बहुत लविंग, बहुत एनकरेज करते थे, और कितने किरदार किए उन्होंने, मतलब अलग अलग। मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे एटलीस्ट उनके सामने कुछ सीन्स करने का मौका मिला। सिमिलरली डैनी साहब, ही इज अ वेरी कल्चर्ड मैन, वेरी स्टाइलिश मैन, और उनके साथ भी कुछ वक्त गुजारा, अच्छा मेमोरेबल वक्त था, एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। हाँ, लेकिन सनम बेवफा फिल्म में आपने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया था जी। वो चाचू काफी फेमस हो गया था। बहुत अच्छा रोल अदा किया था। सलमान खान जी की बात अगर की जाए तो उनकी बहुत सलमान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉयज इन द इंडस्ट्री। मैं बॉय इसलिए कहूंगा कि जहाँ हम रहते थे पहले बचपन में, ये मेरे छोटे भाई का दोस्त है, ये हम सब क्रिकेट खेला करते थे साथ में, तो ये छोटे छोटे होते थे। सलमान, अरबाज, सोहेल तो बहुत ही छोटा था। तो मेरी इनकी मुलाकात तब से है फैमिली की। मैं सलमान को तब से जानता हूँ जब ये हीरो नहीं थे, इनको तब से मैंने देखा हुआ है। और इनके फादर जो थे सलीम साहब, ये जब स्ट्रगलिंग किया करते थे तो ये अमान साहब के घर पे आया करते थे, तो मैं उनको तब से जानता हूँ। तो इनकी फैमिली के साथ काफी पुराना मेरा रिलेशनशिप है, और इमोशनली मैं इस लड़के को बहुत प्यार करता हूँ। एनीथिंग फॉर सलमान खान जो होता है ना, इतना प्यार मैं करता हूँ उसको, और बहुत बेहतरीन लड़का है, बहुत बेहतरीन। हाँ, और अमरीश पुरी जी की कुछ बातें? अमरीश जी का तो ऐसा है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। बेखबर में मुझे अभी भी याद है कि मुझे उनसे ज्यादा पैसे मिले थे। मैं हीरो था, ये कैरेक्टर एक्टर थे, और हमेशा मुझे मिलते थे, कहते तुमने मुझसे ज्यादा पैसे लिए थे। मैंने कहा सर छोड़ो ना, क्यों छोड़ते हो। बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे कलाकार, वेरी वेरी गुड इन हिज जॉब। मतलब जो कुछ उन्होंने किया परफेक्शन में किया, फैंटास्टिक जी। अक्षय कुमार को भी आपने असिस्ट किया? अक्षय कुमार की पहली 8 फिल्में उसकी जिंदगी की, जी, उसमें मैं उसके साथ रहा। उसकी पहली पिक्चर थी सौगंध, उसमें मैं मेन विलन था। फिर मिस्टर बॉन्ड की, पांडव की, इक्के ऐसे कई फिल्में की, तो हम साथ में थे। एंड आई नो हिम फ्रॉम डे 1। जब ये इंडस्ट्री में आया ये लड़का, तो हमको पता था ये स्टार बनेगा। बहुत ही अलग स्टाइल था इस लड़के का। आज भी बहुत प्यार है आपस में, और एक इमोशनल बॉन्ड है हमारा। जी। आपकी एक फिल्म आई थी
टार्जन द वंडर कार। हाँ, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार लोग आज भी देखते हैं, कहीं मोबाइल पे, आई थिंक में लगा के। ये क्या कहते हैं, टेलीविजन पे मोस्ट वॉच्ड फिल्म है वो। या जितने बच्चे हैं उन्होंने तो पता नहीं 10-10 बार देखी है टार्जन द वंडर कार। सर हमने भी देखी है कई बार, और जब लग जाती तब देख लेते हैं। ये काफी चली थी ये फिल्म। इसमें अजय जी थे, अजय था। यस, अजय थे और शक्ति कपूर जी। हाँ, शक्ति जी की कुछ बातें बताइए। शक्ति को मैं जानता हूँ जब ये सुनील कपूर थे, इनका नाम शक्ति नहीं था, इनका नाम सुनील था। तो जब हम नरेंद्र बेदी के यहाँ असिस्टेंट थे तो ये हमारे दफ्तर में आ जाया करते थे खाना खाने के लिए। और मुझे याद है जब पहली बार इन्होंने फिल्म साइन की फिरोज खान की, तो हम लोगों ने मिलकर 100 रुपए इकट्ठा किया था ताकि ये मिठाई हमें खिला सके। तो तब से हमारी दोस्ती है। हमने काफी फिल्में साथ में की हैं, परदेसी भी साथ में की है और कई फिल्में की। वेरी फाइन बॉय अगेन, वेरी हार्ड वर्किंग। आज भी हम बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमारा। जी, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब आप छोटे थे और इतने सारे लोग आपके घर में आते थे, आपने दिलीप कुमार साहब की बात करी, आपके घर में कैफी आजमी साहब भी आया जाया करते थे। देखिए ऐसा था कि मेरे घर में, बिकॉज मेरे फादर एक नामचीन डायरेक्टर थे, और इन्होंने कैफी साहब को फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया था। कैफी आजमी को लाने वाले मेरे फादर हैं इस इंडस्ट्री में। और मेरे फादर के असिस्टेंट्स होते थे राज खोसला साहब, लेक टंडन जी, बप्पी सोनी जी, ये सब असिस्टेंट, अबरार रलवी, ये सब मेरे फादर के असिस्टेंट थे। तो मेरे घर पे इनका आना जाना, राजेंद्र सिंह बेदी, बलराज साहनी, बेगम अख्तर, अल्लाह रखा, ये सब मेरे घर पे आते थे। और सामने अमानुल्लाह खान साहब के घर पे के आसिफ, मीना कुमारी, दिलीप कुमार, सारे राइटर्स, चाहे वजाहत मिर्जा हों, नौशाद साहब हों और अजीत साहब हों, जन साहब हों, ये सब आते थे। और ये जितने लड़के होते थे, सलीम खान साहब, एक नवल होते थे, एक भूरे मियाँ होते थे, फिर ये एक होते थे रोहित अग्निहोत्री जो अतुल अग्निहोत्री के फादर हैं, ये होते थे। और धर्म जी होते थे, मनोज कुमार, शशि कपूर, ये सब स्ट्रगलर्स होते थे उस जमाने में। तो ये आते थे काम मांगने, इनको भी देखा हुआ है हमने। दिलीप जी की कोई बात याद आती है? दिलीप कुमार साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया क्योंकि इनका एक भतीजा होता था, इनकी बहन का लड़का, भांजा था, उसका नाम था फहाद, वो मेरा बचपन का दोस्त था। तो जब भी उसके लिए कपड़े खरीदते तो मेरे लिए भी खरीदे जाते, जो कुछ उसके लिए खरीदते थे मेरे लिए भी खरीदा जाता था। और बचपन से लेके बड़प्पन तक वो मुझे उतना ही प्यार करते थे जी। लेकिन मैंने कभी उनसे काम नहीं मांगा, मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि मैं फिल्मों में आया हूँ, कुछ नहीं। वी नेवर स्पोक वर्क, आई जस्ट लव्ड हिम, ही लव्ड मी, दैट्स इट। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि मतलब ये जो है वो इतने नामचीन हैं, कलाकार हैं? लगता क्यों नहीं था? हाँ। वो मेरी मदर उनकी बहुत बड़ी फैन थी और वो मेरी मदर के हाथ का खाना बहुत खाते थे। तो जब भी घर पे आना तो बाहर से आवाज देने, हमारा कॉटेज होता था, तो कॉटेज के बाहर से आवाज देते थे जोर से कि क्या बनाया आज घर पे। तो मेरी माँ कहती थी मुझे पता है आप आ रहे हैं, तो मैंने ये आपके लिए बनाया है, तो कहना भिजवा दो। तो हर सैटरडे संडे का खाना मेरे घर से जाता था उनके लिए। दिलीप कुमार साहब का एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, ऑन अ पर्सनल लेवल है, नैन लड़ जाइए, ये गंगा जमुना से है और मुझे लगता है कि ये दिलीप साहब की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस रही है। गाना सुनिए। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी।
होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला, होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देखे बिना, गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई त थई त थई 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 धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धा। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक। पंकज जी, तब का समय और अब का समय काफी बदल चुका है। आपने एक्चुअली ऐसा एरा देखा है बीच का कि मतलब आपने पहले के भी लोगों को देखा है और बाद के लोगों को भी देखा है। तो आपको कुछ लगता है कि भाई पहले नजदीकियां लोगों में ज्यादा होती थी, थोड़ा आपस में जो चर्चे होते थे वो कुछ खुल के हुआ करते थे, या कुछ एक दूसरे को समय ज्यादा दिया करते थे, समझ ज्यादा एक दूसरे के प्रति हुआ करती थी, और अब क्या कुछ चीजें जो है बहुत जल्दबाजी में निकल जाती हैं? इसका नहीं, देखिए समाज बदल गया है, लोग बदल गए हैं। मैं ये कहूंगा कि उस जमाने में बहुत प्यार था आपस में जी, और जेन्युइन फीलिंग्स थी। अगर कोई तकलीफ में है तो जेन्युइनली हेल्प करते थे लोग। आजकल हाथ भी मिलाते हैं तो मतलब से है। बड़ी मटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई है। सबके सब नहीं है ऐसे जी, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं और ये फर्क दिखाई देता है। मुझे याद है एक बहुत बड़े शायर हुआ करते थे, फकीर थे, नियाज हैदर। उनका कोई मकान, कोई ठिकाना नहीं था। रात को आ जाया करते थे और मेरी माँ से कहते थे टैक्सी के पैसे दे दो, पता चले घूम के आए, फक्कड़ हैं, जेब में 1 रुपया नहीं है और 80 रुपए का बिल कर दिया टैक्सी का। तो मेरी माँ फिर 80 रुपए दे के वो वहीं खा के सो जाते थे शराब पी के, और पता चले 20 दिन वहीं सो गए मेरे घर में, और वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं लिख रहे हैं। फिर चले गए तो बांद्रा स्टेशन पे मिले, बांद्रा स्टेशन की एक बेंच पे सो रहे हैं 20 दिन। तो ऐसे लोग थे। कपड़े भी उनके वहीं मेरी माँ धोती थी। हाँ। उसमें कोई वो नहीं होता। जी। आज कोई ये करने को तैयार नहीं है। आप अपने घर में घुसने नहीं देंगे किसी को। तो ये जो फर्क है डेफिनेट चेंज है सोसाइटी में, और ये कोई अच्छा चेंज नहीं है। जी जी। मीना कुमारी जी की बात अगर करें पंकज जी, तो एक बहुत ही उम्दा अदाकारा, जब आप उनको देखते थे सर, अरे बाप रे बाप, तो व्हाट ए लेडी, व्हाट ए लेडी। उन्होंने कितनी जिंदगियां बनाई, कितने लोगों को कहां से कहां उठा के ऊपर खड़ा कर दिया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत बुरा लगेगा। वो लोग अभी भी हैं, लेकिन मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है उस औरत ने कितने लोगों को हेल्प किया, कितने लोगों ने उनकी पोइट्री चुराई, कितने लोगों ने उनकी किताबें, उनकी नज़में, उनकी गज़लें उठाई और न जाने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके घर मकान सब ले गए लोग, और वो सेल्फलेसली अकेली रह गई और चली गई इस दुनिया से बहुत छोटी उम्र में। उनको खुशी कभी मिली नहीं, किसी रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिली। इसलिए मैंने पहले ही कहा बहुत अभागी कुंडली थी उनकी। इतनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या अदाकारा, वाह वाह जी जी जी, क्या काम करके गई, बाप रे बाप। बहुत नजाकत और बहुत अदा थी उनमें। देखिए एक होता है एक कन्वेंशनल ब्यूटी होती है, जैसे मधुबाला जी थी, कन्वेंशनल ब्यूटी, वेरी ब्यूटीफुल। आपने देखा होगा मधु जी को? बिल्कुल देखा जी जी। लेकिन मीना कुमारी जी की सबसे खूबसूरत बात थी उनकी आवाज और उनकी अदायगी। जिस तरीके से वो शर्माती थी, जिस तरीके से वो स्माइल करती थी, जिस तरीके से वो रिएक्ट करती थी, ये अदायगी मैं कहता हूं किसी में नहीं थी। एज ए पर्सन अगर आप मुझसे पूछें, मेरी ऑल टाइम फेवरेट 2 एक्ट्रेसेस, मतलब उनके रिप्लेसमेंट है ही नहीं मेरे लिए। एक नूतन जी हैं और एक वहीदा रहमान जी हैं। ये 2 मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है। मीना कुमारी जी 3rd आती होंगी।
लेकिन मुझे याद है, भी मैं छोटा था, अमान साहब का एक लिविंग रूम होता था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कमरा जितना आपका ये स्टूडियो है, और इसके अंदर पूरा सफेद चादर बिछाई होती थी गद्दों के ऊपर, और चारों तरफ गांव तकिए होते थे, और पीकदान होते थे जिसमें पान थूकने के वो होते हैं, वो हर जगह रखा होता था, और मीना कुमारी उस पर बैठती थी और वो लिखती थी, और हम उनके आसपास यूं खेलते थे, गोल 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 गोल। और फिर वो दाल चावल खाती थी, मेरी माँ भेजती थी दाल चावल उनके लिए, तो ऐसे गोले बना बना कर हमको खिलाती थी। मुझे अभी भी याद है। दैट इज मीना कुमारी, आई मीन द क्लोजेस्ट। जी जी, फैंटास्टिक लेडी। हाँ, उनकी तो मतलब खैर कोई अदायगी का कोई सामी ही नहीं। जी जी, यहाँ सुन लेते हैं आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत। कौन सा गीत सुनाएं, बताइए। मीना कुमारी जी का गाना काजल फिल्म से, छू लेने दो नाजुक होठों को। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। मधुबाला जी की कुछ बात बताइए। मधुबाला जी जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत नॉटी थी। अच्छा। हर बात में ऑल द टाइम शी वाज गिगलिंग, हंसती रहती थी। मतलब उन्हें जब भी बात करो कोई भी चीज में उनको फनी बात दिखती थी। शी वाज अ वेरी गिगली गर्ल। ओके, बट वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ी सी बात हमें राजेश खन्ना जी की भी बता दीजिए। राजेश खन्ना, माय गॉड। मुझे याद है सबसे पहले जब राजेश खन्ना, भूलाबाई देसाई रोड है बॉम्बे में, वहां पे मेरे फादर का ऑफिस होता था गीता बाली जी के साथ। नीचे होता था ड्रामा थिएटर, ये थिएटर करते थे। तो ये एक बार रात को मेरे घर आया राजेश खन्ना, ये बात है 1960 या 61 की होगी। बहारों के सपने पिक्चर कब लगी थी? हाँ, ये तब की बात है। ये इनको जीपीसीपी ने कहा तुम्हारी तस्वीर लेकर आना। तो ये मेरे फादर के पास रात को आए, कहने लगे मेरे पास फोटो नहीं, धीर साहब मेरी ना कुछ फोटोज खींच दीजिए, मुझे जीपीसीपी को दिखानी है। तो मेरे फादर ने इसकी तस्वीरें खींची थी राजेश खन्ना की, और इसको तब वो फिल्म मिली थी वो तस्वीरों को दिखा करके। और मेरे फादर इनको लॉन्च कर रहे थे
रानो में, तो गीता वाली ने कहा कि धर्मेंद्र को ले लो, वो जरा बड़ा नाम है, राजेश खन्ना को बाद में देखते हैं। नए थे उस समय। हाँ, तो राजेश खन्ना बहुत अपसेट हो गए थे कि यार मेरे को लेकर के आप निकाल रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। बट ही वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर। जब भी महबूब स्टूडियो में शूटिंग होती थी तो खाना मेरे घर से जाता था उनके लिए। मतलब उनका लड़का पहले फोन कर देता कि 4 दिन की शूटिंग है, 5 दिन की शूटिंग है, तो टिफिन मेरे घर से जाता था उनके लिए। और जब भी वो होते थे तो मेरे घर आना जाना उनका बहुत था। तो राजेश खन्ना के साथ फैमिली रिलेशंस भी थे, और प्लस एज एन असिस्टेंट मैंने उनके साथ महाचोर पूरी पिक्चर की थी। तो जब कई साल गुजर गए और मैं भी करण बन गया, तो एक पार्टी में हम गए तो मेरे भी फैंस थे और उनके भी फैंस थे। लेकिन जब वो आए तो जिस कुर्सी पे वो बैठे, मैं उनके साथ नीचे बैठ गया जमीन पे। तो कहने लगे तुम नीचे क्यों बैठे हो? मैंने कहा मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके साथ बैठ सकूं। फॉर मी यू आर अ सुपरस्टार और आप हमेशा वहीं रहेंगे। तो इतने खुश हो गए, रोने लग गए। कहने लगे तेरे को याद है? मैंने कहा बिल्कुल याद है सर, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत बहुत अलग थी। अरे बाप रे, उनसे बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं। जी। हम फिल्माले में शूटिंग करते थे, मुझे याद है अभी भी। तो फिल्माले का गेट लॉक कर देते थे क्योंकि राजेश खन्ना साहब अंदर आगे गार्डन में बैठे, लड़कियां कॉलेज की दरवाजा तोड़ के आती थी। और एक को तो मैंने देखा अपनी आंखों से, उसने काका जी को हाथ लगाया और वहीं की वहीं बेहोश हो गई, गिर गई वहीं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये फिल्माले की बात है। जी जी। लेकिन उनसे बड़ा स्टार नहीं हुआ कोई। हाँ। नहीं हुआ है कोई जी। जब भी उनको याद करता हूं तो एक ही गाना ख्याल आता है, चिंगारी कोई भड़के। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए। सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए? हो उसे कौन बुझाए? पतझर जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए। जो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए? ओ उसे कौन खिलाए? पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए, तो मीत जिया बहलाए। मन मीत जो घाव लगाए, उसे कौन मिटाए? बलराज साहनी, ओहो, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो फिल्में हैं। इप्टा के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, कैफी साहब, ये सरदार जाफरी, सब ये इप्टा चलाते थे। बहुत कमाल के एक्टर। नेचुरल एक्टिंग उनसे बेटर मेरे को लगता नहीं, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो काम कर रहे हैं। और काम वही खूबसूरत होता है जहां कोई कह नहीं पाए कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आपने कह दिया कि ये एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टर नहीं है। एक्टर तो वो है जो इतना स्मूथली काम कर जाए और आपको लगे अरे बाप रे बाप, कैसे कर गया ये। बहुत नेचुरल। हाँ, इट शुड बी नेचुरल, इट शुड बी वेरी स्मूथ। और बलराज साहनी उसके बादशाह थे। इतने ग्रेसफुल, इतने ग्रेसफुल, इतने कमाल के एक्टर। बाप, ऐसा एक्टर शायद हिंदुस्तान में आए ही नहीं। मेरे बहुत फैमिली के करीबी थे वो। जी जी। आज भी उनके बेटे जो हैं हमारे यहाँ आते जाते हैं, अजय साहब। खैर वो तो अब शिमला चले गए, वहीं रहते हैं। जी। और कुछ टीवी सीरियल्स की तरफ की बात अगर करें तो मुझे याद है कि चंद्रकांता, ओहो,
शिवदत्त, हाँ, और विश्व पुरुष था मैं। हाँ जी। विश्व पुरुष, लोग बहुत डरते थे मुझसे। मुझे याद है एक बार मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तब मैं पंक्चर बनवा रहा था, तो सामने से एक माँ अपनी बेटे को लेकर आ रही थी, और जैसे ही उसने मुझको देखा तो फुटपाथ चेंज कर दिए। मेरी हंसी छूट गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ बहन जी, आप उस तरफ क्यों चली गई? मैं, आप विश्व पुरुष हैं। उसका इम्पैक्ट बहुत कमाल का था। आई मीन इन द सेंस कि इमीडिएटली महाभारत के बाद चंद्रकांता आई थी जी जी, और मोस्ट वॉच्ड शो इन इंडिया, उससे ज्यादा टीआरपी मुझे नहीं लगता किसी और शो की थी। और बड़े बड़े एक्टर उसमें थे, इरफान खान, मुकेश खन्ना, शाहबाज खान, राजेंद्र गुप्ता, सब बड़े बड़े एक्टर थे। इरफान खान का तो मुझे अभी भी याद है, मेरे पीछे अय्यार बन के खड़ा रहता था। 8-8 दिन उसको डायलॉग नहीं मिलते थे, तो पीछे से ऐसे हाथ मार के कहता था कि पंकज भाई 8 दिन हो गए कोई डायलॉग नहीं बोला, एक डायलॉग तो कर लो मेरे साथ। तो मैं अपने ही डायलॉग का सवाल बना के उससे जवाब मांग लिया करता था। ऐसी थी रिलेशनशिप। खैर, he was a very fine actor, तो इंटरनेशनली he became one of the best actors in the world। लेकिन शुरुआत हमारे साथ ही थी उसकी। ओ, बहुत अच्छे उसके मेमोरीज हैं और बहुत अच्छा काम किया है उसमें। थोड़ा सा ओवर द टॉप सीरीज थी वो, हम उसमें हैमिंग बहुत करते थे। हाँ। लेकिन वो सीरीज की डिमांड थी। वो जो उसमें इफेक्ट्स थे, जैसे कि जब हम लोगों ने देखा कि वो सांप वाला सीन था, तो ये क्या इफेक्ट था या फिर ये नहीं रियल सांप? ये सब रियल सांप, रोज के 100 सांप आया करते थे। और मुझे याद है कि मुझे सांप जब पकड़ना पड़ता था मुझे बुखार चढ़ जाता था, तो मैंने एक काले कलर का ग्लव बनाया था। अगर आप आज भी सीरीज देखें तो हाथ में ग्लव है। हाँ। तो बहुत डेंजरस होता था वो तो कहते थे कि हमने सब विष निकाल लिया है, लेकिन फिर भी जानवर तो जानवर होता है। पहले कभी ऐसा था कि आपका कोई इंटरेस्ट हुआ करता था इन चीजों को लेकर, या कुछ नहीं, मैं तो सांप से बहुत डरता था। आज भी डरता हूँ, लेकिन अब काम था तो कर लिया। लेकिन वो बहुत ही अच्छा रहा, रोल बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत कमाल का था। और अगर हम बात करें युग की, वो बहुत बड़ा शो था। उसमें हेमा मालिनी थी, मीनाक्षी शेषाद्री थी, अली खान आप थे। मैं अली खान था। उसके 1200 एपिसोड हमने किए थे, बहुत सुपर हिट। आज भी कश्मीर में लोग मुझे अली खान के नाम से जानते हैं। हाँ। आज भी कभी एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो लोग कहते हैं क्या अली खान आ गया? या मैंने सुन रखा है। बहुत प्यार करते हैं वहाँ लोग। जी जी। वो भी बहुत सक्सेसफुल सीरीज थी। हाँ। और अजूनी की थोड़ी बात, अजूनी तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है। हाँ। तो अजूनी भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट था। मैं तो बहुत रोल किए हैं, लेकिन ये भी वन ऑफ द रोल था। एक लीडिंग कैरेक्टर या लीड रोल कह सकते हैं, बहुत अच्छा सा रोल आपको मिला द ग्रेट मराठा में। ग्रेट मराठा, संजय खान की। हाँ, सदाशिवराव भाऊ। हाँ। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। संजय खान एक ऐसे डायरेक्टर टीवी में थे जो बहुत खूबसूरती से सीन को ओपन करते थे और सीन को क्लोज करते थे। एक बहुत अच्छा टेक्निक उनके पास थी और बहुत अच्छे लेवल पे वो सीरीज बनाते थे, और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। एंड आई रियली लव्ड वर्किंग विद हिम। ही इज अ परफेक्शनिस्ट, हर चीज में बहुत, मतलब उनकी सोच और उनका जो एक विजन है वेरी बिग। टेलीविजन के लिए बहुत अच्छा था वो। जी। संगीत में आपकी कितनी रुचि है? संगीत देखिए, संगीत ऐसा है कि इट्स द बेस्ट टॉनिक। एक इंसान के लिए सबसे अच्छी टॉनिक संगीत है। लकीली हम एक ऐसे दौर में थे जहां हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट संगीतकार भी हुए और सिंगर्स भी हुए। गोल्डन एरा एब्सोल्युटली, जहां पे यू हैव पीपल लाइक शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, यू हैव लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, यू हैव O.P. नैयर, and then you have Lata ji, then you have Asha ji, then you have Rafi Saab, and then you have Manna Day, and then you have such great names, it's impossible. एक दौर था जब फिल्म के अंदर 8 गाने होते थे तो 8 के 8 हिट होते थे, 7 गाने तो 7 हिट होते थे। आज के जमाने में, आज के दौर में एक गाना हिट होता तो उसको लगता है कि मैं बीथोवन बन गया हूँ या मैं बाक बन गया हूँ, बट एक गाना मुश्किल से हिट होता है। कितनी शर्म की बात है। वेयर आर दोज फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर्स जो 7 गाने 7 हिट देने वाले थे, चाहे वो नौशाद साहब थे या शंकर जयकिशन थे या लक्ष्मी प्यारे थे, या कहाँ हैं वो लोग? कहाँ चला गया संगीत आज का? कहाँ चले गए वो सिंगर्स? लास्ट टू लास्ट उदित जी आए, सोनू जी आए, उसके बाद क्या बताइए? आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, क्या आपको कोई गाना याद रहता है? इक्का दुक्का गाना कहीं ऐसा आ गया, अच्छा आ गया,
बाकी कहाँ कोई इतना ग्रेट गाना बन रहा है। आप लिरिक्स देख लीजिए, बहुत सादगी से लिखा करते थे, सादगी से, बिल्कुल दिल में उतर कितनी जाता था। बड़ी बड़ी बातें ऐसे 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 करके चले जाते हैं सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है। देखिए आप, खोया खोया चांद खुला आसमान, क्या लिखा है। अब जितने हिंदी के गाने राज कपूर साहब के हैं वो सब शैलेंद्र जी के लिखे हुए हैं, और जितने उर्दू के गाने सब हजरत साहब के लिखे हुए हैं, आप देखिए। सो क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम राइटर्स की नहीं है, मुझे लगता है प्रॉब्लम दौर की है। आजकल की जो प्रैक्टिकलिटी आ गई है ना, खाने में फास्ट फूड आ गया है, कोई नजाकत नहीं रही खाने में, दाल में वो तड़का नहीं लग रहा है अभी, है? तो कैसे होगा आप बताइए। या तो मैं पुराना हो गया हूं, मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए, या मैं सही कह रहा हूं। कौन सही कौन गलत ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे संगीत का आजकल मजा नहीं आ रहा है जो मजा आना चाहिए। रोमांस तो हमारी जिंदगी से निकल ही गया है, सारी दुनिया प्रैक्टिकल हो गई है। और जब रोमांस निकल गया तो आपकी लिरिक्स से सारी वो बातें निकल गई जो एक खूबसूरत होती थी कि अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। ये कहाँ है, ये फीलिंग कहाँ है। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ग्रेट राइटर्स लाइक साहिर साहब, कैफी साहब बहुत अच्छा लिख के, कमाल लिख के गए। हमारे श्रोता आपको बहुत प्यार करते हैं, पूरा भारतवर्ष प्यार करता है, कुछ उनके लिए कहिए। क्या कहूँ मैं, हाँ इतना ही कहूँगा कि एक बहुत खूबसूरत बात है कि पेड़ लगाइए। हिंदुस्तान को पेड़ों की जरूरत है, हर प्रांत में पेड़ लगाइए, हर जगह पेड़ लगाइए, बच्चों के नाम पेड़ लगाइए, सबके घर वालों के नाम पेड़ लगाइए। हर आदमी घर में अगर 10-10 पेड़ लगाए तो सोचिए कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा हमारा देश। जब चांस मिले अपने जन्मदिन पर, कोई भी अच्छे दिन पर पेड़ लगाइए। सो ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, पेड़ लगाइए। आगे की नस्ल मुझे थैंक यू कहेगी इस बात के लिए। जी, आने वाले जो फिल्म में बच्चे हैं जो मुंबई का रुख करते हैं, इनके लिए कुछ आप कहना? इनको एक ही बात कहूंगा कि सिंसियरली सर झुका के अपना काम करो, मेहनत करो, हर चीज फॉलो करेगी, चाहे वो नाम हो, काम हो, शौहरत हो, सब चीज बाद में आएगी। आजकल होता ये है कि बच्चे जो हैं पहले ही खर्चा बांध के आ जाते हैं कि बम्बई जाना है तो एक पीजी अकोमोडेशन चाहिए, एक जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर एक गर्लफ्रेंड रखेंगे,
फिर एक मोटरसाइकिल चाहिए उसको घुमाने के लिए, फिर खाने पीने का खर्चा है, तो 50, 60, 70 हजार का खर्चा पहले ही बांध लेते हैं। अब वो 50, 60, 70 हजार का कवर करने के लिए कोई भी काम कर लेते हैं और वहीं पे सत्यानाश हो जाता है। जी जी। You have to learn to control your emotions and your खर्चास and only concentrate on your work. तगड़ा काम करो, वो काम सराहाया जाएगा, उसके बाद काम से काम मिलेगा। So that is how you should work. श्रोताओं, तो ये थे लेखक, निर्माता, निर्देशक, जाने माने फिल्म अभिनेता पंकज धीर, जिन्हें आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा। हम पंकज जी आपकी अच्छी सेहत और आपकी एक कामयाब जिंदगी की प्रार्थना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे श्रोताओं से अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। हम एक बार फिर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं विविध भारती के स्टूडियो में आया हूं, बिकॉज मैं विविध भारती को रेडियो का महाभारत मानता हूं। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन और विविध भारती को ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि ये सालों साल और तरक्की करे और बेहतर बने, एंड माय बेस्ट विशेस ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता, लेखक और निर्देशक पंकज धीर से संगीता श्रीवास्तव की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक। और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।